गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हमारी जो पिछली पुस्तक थी समकालीन विश्व राजनीति, उसका पूरा सिलेबस हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम अपनी नई पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आरंभ करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ और भारत को एक लंबी स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। तो जब भारत आज़ाद हुआ, ऐसा नहीं था, सही है कि एक बहुत ही खुशी का अवसर था। जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हो कि राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाया गया है लाल किले की प्राचीर से, और उनके सामने काफ़ी जन समुदाय, काफ़ी भीड़ भी नज़र आ रही है। तो लेकिन आज़ादी के साथ साथ भारत को राष्ट्र निर्माण की अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। भारत के सामने बहुत सी समस्याएं थी। इस अध्याय में, इस वीडियो के द्वारा हम उन्हीं समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को आज़ादी के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और भारत ने उनसे कैसे पार पाया, उन्हें कैसे दूर किया। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक उपनिवेश था, यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन था। हम जानते हैं कि ब्रिटेन का बहुत से देशों पर आधिपत्य था और उन्होंने अनेक देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। जैसे हम जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर भी कब्जा कर लिया। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक उपनिवेश था। इससे मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबा दौर चला और अंततः एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ। इस आज़ादी के साथ विभाजन की पीड़ा भी झेलनी पड़ी। भाई, हम जानते हैं भारत का विभाजन हो गया। कहाँ भारत इतना बड़ा एक देश था और भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं घटी और धर्मनिरपेक्षता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। देश बंटवारे के कारण बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन भी हुआ। विस्थापन से अभिप्राय है लोगों का एक स्थान से अपने घर बार को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा करके बसना। आज़ाद भारत के सामने इन विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या का समाधान करना उस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। देश के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया थी। यानी जो देसी रजवाड़े थे, बहुत बड़ी संख्या में थे, लगभग 565 देसी रियासतें थी, तो उनको किस तरह से भारतीय उसमें शामिल करना। इसके बाद शुरू हुआ भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित आंदोलन। आज़ाद भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए धीरज से काम लेना पड़ा, बड़े संयम से काम लेना पड़ा था। तो बच्चों, जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, उससे पहले हमें यह भी जान लें कि राष्ट्र निर्माण है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो राष्ट्र निर्माण एक व्यापक धारणा है। राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है। राष्ट्र निर्माण में देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों, नस्लों तथा विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों में एक ऐसी चेतना का स्वाभाविक विकास करना है ताकि वे समझें कि राष्ट्र के समान नागरिक हैं। साथ ही लोगों में यह सहमति पैदा करना भी जरूरी है कि राष्ट्र के अंतर्गत संस्थाओं की सत्ता के प्रति आज्ञाकारी रहें और इसे स्वीकार करें। यानी राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, उनका आदर करें, उनको फॉलो करें। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक मायरन वीनर का कहना है, राष्ट्र निर्माण सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विभिन्न समूहों को एक क्षेत्रीय एकता में संगठित करने की प्रक्रिया और उनकी एक राष्ट्रीय पहचान स्थापित करना और एक राष्ट्रीय केंद्रीय सत्ता की स्थापना है। तो
राष्ट्र निर्माण का अब आपने जान लिया होगा कि राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है। अब बच्चों, हम जानते हैं कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो उनका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान था। तो हमें ये समझना जरूरी है कि नेहरू जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो बच्चों, ब्रिटिश संसद में पारित स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत जैसा आप जानते हो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत लगभग 200 वर्षों की दास्ता के बाद स्वतंत्र हुआ। इस अवसर पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और वो क्या कहा उन्होंने कि जब पूरा संसार इस मध्य रात्रि को सो रहा है तब भारत अपने भाग्य निर्माण के लिए जाग चुका है। नेहरू का यह भाषण आज भी उतना ही जीवंत और प्रेरणादायक है। यह भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से प्रसिद्ध है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो बच्चों, ये आपको याद रखना होगा कि ये कई बार 1 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने प्रथम भाषण को दिया, तो उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होंगे कि यह भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू का उपयुक्त भाषण राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी सोच को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नेताओं का मुख्य लक्ष्य जनता की सत्ता कायम करना था। भारत अब किसी राजतंत्र के अधीन नहीं था और ना ही मुक्ति संग्राम का उद्देश्य राजकीय सत्ता की पुनर्स्थापना करना था। राष्ट्रीय आंदोलन में जनता के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था, जो किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। आज़ाद भारत ने लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से शासन चलाने का फैसला किया। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया कि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गरीबों, पिछड़ों और कमज़ोर लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परंतु इन सपनों को साकार करना कोई आसान काम नहीं था। स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ था। अंग्रेजों की विरासत के रूप में भारत 2 भागों में बंट चुका था। विभाजन की प्रक्रिया ने त्रासदी, हिंसा, प्रतिहिंसा तथा पीड़ा की कहानी गढ़ चुकी थी। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। अमन चैन गायब था। एक देश के लोग दूसरे देश की ओर पलायन कर रहे थे, यानी एक देश से दूसरे देश में छोड़कर जा रहे थे। किसी के चेहरे पर सुकून न था, यानी सभी चिंतित थे। लोगों में अविश्वास और संदेह का माहौल पैदा हुआ था। हमारे शासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार इस विस्थापन की समस्या से निपटा जाए और देश में अमन चैन की जिंदगी बसाई जाए। संकट की इस घड़ी में हमारे राष्ट्रीय नेता भारत को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्प थे। पंडित नेहरू देश का बौद्धिक विकास कर भारत को आधुनिक एवं विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास पर बल दिया। पंडित नेहरू राष्ट्र निर्माण के लिए औद्योगिकरण के भी पक्षधर थे। तो बच्चों, हम देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू का क्या क्या दृष्टिकोण था, किस तरह से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई। तो पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे वो। जैसे हमारे सेक्शन में अधिकतर विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के हैं और उन्हें मालूम है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। फिर भी नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच का मार्ग था। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर इसलिए बल दिया क्योंकि वे साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों से परिचित थे
उन्होंने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के विकास पर बल दिया, ताकि लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था भी लागू होती रहे। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए तथा बाकी के क्षेत्रों में निजी उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। हम जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के होते हैं, पूंजीवादी भी साथ साथ चलता है, यानी प्राइवेट सेक्टर भी चलता है, और सरकारी क्षेत्र भी साथ साथ चलता है, यानी निजी और सरकारी दोनों। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का समर्थन किया। धर्मनिरपेक्षतावादी राज्य का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। नेहरू का मानना था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाकर ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। उनका विचार था कि चूंकि भारतीय संस्कृति सभी धर्मों की विशेषताओं का मिला जुला रूप है, इसलिए यदि इसे हिंदू राज्य घोषित कर दिया गया तो भारतीय संस्कृति का संयुक्त रूप प्रभावित होगा और इससे देश में सांप्रदायिकता को बल मिलेगा, जो राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी बाधा होगी। नंबर 3, संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर। सब जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो नेहरू संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। संसदीय लोकतंत्र में शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के माध्यम से तथा समय समय पर होने वाले चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। हम जानते हैं कि संसदीय मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषता कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और जब तक व्यवस्थापिका का कार्यपालिका में विश्वास होता है वो शासन करती रहती है। अगर व्यवस्थापिका उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सरकार गिर जाती है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत भी जनता ही है और यह भी जनता के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार नेहरू ने भारत में इंग्लैंड की तरह संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 4, लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास। नेहरू पूंजीवादी व्यवस्था में होने वाले अत्याचारों तथा शोषण से घृणा करते थे। उनके विचार में लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्वरूप है, जिसमें समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और क्रांति जैसे अलोकतांत्रिक साधनों को नहीं अपनाया जाता। साथ ही शासन पर एक दलीय तानाशाही के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधि सभाओं की व्यवस्था की जाती है। विज्ञान एवं तकनीक के विकास के पक्षधर। नेहरू का विचार था कि भारत अपनी समस्याओं का निराकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करे। इसके लिए उन्होंने भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर काफ़ी बल दिया था। गुट निरपेक्षता के समर्थक। आप जानते हो कि हमारे लेसन में जो था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें गुट निरपेक्षता का एक अलग से पूरा टॉपिक है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या अभिप्राय है, क्या इसके उद्देश्य थे, कहाँ कहाँ इसका सम्मेलन हुआ, तो सारा है। तो गुट निरपेक्षता के समर्थक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसा हम जानते हैं, हमने सेकंड लेसन में भी पढ़ा था कि विश्व राजनीति दो प्रमुख गुटों अमेरिकी गुट और रूसी गुट में विभाजित हो गई। इन दोनों गुटों में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कोल्ड वार की। यानी नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने निर्गुट बने रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने और उस पर चलने का रास्ता दिखाया। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण और विकास में मुख्य भूमिका निभाते हुए गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। राष्ट्र निर्माण के भारतीय स्वरूप का सकारात्मक ढांचा होते हुए भी इनके स्वरूप के नकारात्मक पहलू भी हैं। वर्तमान विकास में भटकाव सामान्यतः राष्ट्र निर्माण के नेहरू स्वरूप के नकारात्मक पहलुओं का परिणाम भी है।
अब बच्चों जो हमारा सबसे प्रमुख टॉपिक है इसमें कि आज़ादी के समय भारत के सम्मुख कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी या राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और इसका हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी, हम इन्हें अच्छी तरह से इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे और इनका एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे राष्ट्र निर्माण के समय भारत के सम्मुख पहली चुनौती थी एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, यानी एकता एवं अखंडता की चुनौती। आज़ादी मिलने के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का विभाजन जैसा आप जानते हो मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ था और पंजाब व पश्चिमी बंगाल के प्रांतों को विभाजित कर दिया गया था। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जो पाकिस्तान बना भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, और जो हमारा पश्चिम बंगाल है और इसके अलावा पंजाब है, तो पंजाब और जो पश्चिमी बंगाल के प्रांतों को अलग करके जो मुस्लिम बहुल एरिया था उसे अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था। मुस्लिम बहुसंख्या वाले पंजाब के पश्चिमी भाग को और बंगाल के पूर्वी भाग को, यानी पंजाब के तो पश्चिमी भाग को और बंगाल के पूर्वी भाग को जहां बहुसंख्या मुस्लिम की थी को मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया था। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में हिंदुओं और मुसलमान जनता की अदला बदली भी हुई थी, जिसके दौरान दोनों ओर रक्तपात और लूटमार की घटनाएं खुलकर हुई थी। भारतीय समाज में पहले से ही बहुत सी जातियां और उपजातियां विद्यमान रही हैं और उनमें भेदभाव की भावना भी रही है, परंतु अंग्रेजों ने अपनी फूट डालने की नीति के कारण इनमें और भी अधिक दूरी पैदा कर दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जातीय भेदभाव बड़ा तीव्र था। लोग अपने को भारतीय कहने से पहले अपनी जाति से संबंध होना अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। यह भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए बाधक तथा खतरा हो सकती थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने सांप्रदायिकता की समस्या भी बड़ी विकट थी। परिणाम यह हुआ कि भारतीय राजनीति को सांप्रदायिकता ने बहुत कुप्रभावित किया और बहुत से नेता जाति व धर्म के नाम पर अलग प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे। यह भावना जातीय एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक थी और नेताओं के लिए इसको सुलझाना आसान नहीं था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही ओर से धर्म के आधार पर जनसंख्या की अदला बदली हुई थी। पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के लिए वहां रहना असुरक्षित था और पूर्वी पंजाब में मुसलमानों के लिए रहना कठिन हो गया था। अतः पश्चिम बंगाल के हिंदू पूर्वी पंजाब आए और पूर्वी पंजाब के मुसलमान अपना घर बार जमीन आदि को छोड़कर पाकिस्तान गए। इस प्रकार बंगाल के दोनों भागों में हुआ। जो हिंदू और मुस्लिम परिवार सदस्यों के साथ साथ पड़ोसी के तौर पर भाई भाई की तरह रहते आए थे, उनके लिए अब एक रात भी इकट्ठे रहना कठिन हो गया था। तो ये आज़ादी के समय प्रमुख चुनौती थी एकता और अखंडता को बनाए रखना, कि किस तरह से मुस्लिम बहुल जो आबादी थी, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी जो पंजाब था वो अलग काट करके पाकिस्तान बन गया, तो उस क्षेत्र के जो हिंदू थे उन्हें वापस इन एरियो में आना पड़ा अपने हिंदुस्तान के में, और हिंदुस्तान के जो हिंदू बहुल एरियो में जो मुस्लिम थे उन्हें छोड़ करके जो है पाकिस्तान जाना पड़ा। और भारत अनेक जाति संप्रदायों में विभाजित था, तो उनमें एकता और अखंडता बनाए रखना ये भी एक प्रमुख चुनौती थी। दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना। आज़ादी के लड़ाई के समय ही बच्चों सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही। भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ जनता की सत्ता कायम करना था। इसलिए आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं होता। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान के द्वारा
भारत को एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों, अधिकारों, उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित की गई। और भारत ने आज़ाद होने से पहले ही इस मामले में सभी एकमत थे, चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हो, सभी इस बारे में एकमत थे कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम जो शासन का स्वरूप लोकतंत्रात्मक रखेंगे, हम अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। और भारत ने इसके लिए लोकतंत्र की स्थापना की। और जैसा हम जानते भी हैं कि भारत में विभिन्न भाषा भाषी धर्मों के संप्रदायों के लोग रहते थे, तो लोकतंत्र एक शासन पद्धति है जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार की समानता, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, न्याय प्राप्त होता है, जिससे देश विकास कर सके। तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक बड़ी चुनौती थी, और जिसके लिए चुनाव वगैरह का अरेंज करना, काफ़ी बड़ी आबादी जो थी भारत की वो अनपढ़ थी। नंबर 3, समानता पर आधारित विकास। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अछूत समझा जाता था, जिसे अपने जीवन यापन तथा जीवन विकास के लिए सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। समाज के ये पिछड़े दलित तथा अभावग्रस्त अंग सामाजिक सुविधाओं की प्राप्ति से वंचित थे। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों, पिछड़ी तथा अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। भारतीय नेताओं के सामने इन दलित, उपेक्षित, अभावग्रस्त, वंचित तथा पिछड़े वर्गों का विकास करने, उन्हें अन्य लोगों के समान स्तर पर लाने और समाज का पूर्ण विकास करने की समस्या बड़ी गंभीर थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ आर्थिक असमानता की समस्या गंभीर थी। कुछ लोग अत्यधिक धनी थे तो अधिकतर बहुत ही गरीब थे। अमीर और गरीब की आय के बीच बहुत अधिक विषमता थी। इस प्रकार आज़ाद भारत के सामने तीसरी जो चुनौती थी वो समानता पर आधारित विकास करने की थी, जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग विशेष का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब वास्तविक चुनौती आर्थिक विकास और गरीबी समाप्त करने के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। अब बच्चों, जो हमारा जो मेन प्रश्न आता है, जैसे हमने बताया कि भाई भारत कब आज़ाद हुआ और आज़ादी के समय भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी। अब इसके साथ साथ हमारा ये भी आता है कि विभाजन की क्या देन रही, यानी जो हमारा भारत विभाजन हुआ, जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई और हमारा देश दो भागों में विभाजित हो गया, तो हमने विभाजन के समय प्रमुख चुनौतियां जानी। भाई एकता और अखंडता की चुनौती थी, लोकतंत्र को स्थापित करने की थी और समानता पर आधारित विकास करने की चुनौती थी। तो अब विभाजन की क्या देन थी, यानी विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो बच्चों, जो विभाजन हुआ उसके बड़े भयावह परिणाम निकले, तो उसको हम एक एक करके लेंगे। और ये प्रश्न आपने सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है कि आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी और विभाजन के क्या परिणाम निकले, या विभाजन की क्या देन थी, पुनर्वास की क्या चुनौतियाँ थी, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं, एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, परंतु भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का दुखद विभाजन हो गया तथा पाकिस्तान नाम का एक नया स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक जाति का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो जातियों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश
यानी पाकिस्तान की मांग की थी, लेकिन 1940 के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कई प्रकार के बदलाव आए और अंग्रेजों को कूटनीतिक चाल सफल हुई, इसलिए धर्म के आधार पर पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग मान ली गई। तो क्या विभाजन की त्रासदी, पैथेटिक सगा और पार्टीशन, माउंटबेटन की घोषणा के साथ ही भारत विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो गई, परंतु विभाजन का काम आसान नहीं था, क्योंकि 3 जून और 15 अगस्त के बीच सिर्फ 70 दिन का समय था। यह एक दर्दनाक और कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई? पहली, भौगोलिक समस्या, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स। वो क्या थी कि संपूर्ण भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जिसमें मुसलमान बहुसंख्या में हों, यानी कोई भी एरिया ऐसा नहीं था, कोई भी राज्य, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हों और हिंदू बहुत कम हों, और उसे भारत से अलग पाकिस्तान के रूप में स्थापित कर दिया जाए, एक तरफ से निकाल करके। 2 प्रांत, पंजाब और बंगाल ऐसे थे, जैसा हमने अभी आपको बताया, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्या में थे, और वे दोनों प्रांत साथ साथ ना होकर एक पश्चिम में था और दूसरा पूर्व में था। आप जैसा जानते भी हो कि अपने बंगाल की स्थिति देखो, पूर्व में है, और पंजाब की स्थिति देखो उधर जम्मू कश्मीर से नीचे। तो दोनों कितने अलग हैं। तो इस तरह से एक पश्चिम में था, दूसरा पूर्व में, तो ऐसा संभव नहीं था कि एक प्रांत को उठाकर दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। तो प्रांतों के अतिरिक्त कई प्रांतों में ऐसे जिले या क्षेत्र भी थे जिनमें मुसलमान बहुसंख्या में थे। इन इलाकों को पाकिस्तान के भूभाग में सम्मिलित करना व्यावहारिक नहीं था, यानी एक राज्य के थोड़ा सा हिस्सा वहाँ मुस्लिम बहुल हो तो उसे कैसे कर सकते हैं बीच में एकदम शामिल। तो विभाजन के बाद पंजाब से जुड़े प्रदेश पश्चिमी पाकिस्तान कहलाए, और बंगाल और असम से पृथक किए जाने वाले क्षेत्रों को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो ये भौगोलिक समस्या थी। दूसरा था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की समस्या। ये क्या था? प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी, इसे नेफा भी बोलते हैं। विभाजन की प्रक्रिया में दूसरी कठिनाई यह थी कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मुस्लिम बहुल आबादी वाला प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाना चाहता हो, ऐसी भी बात नहीं थी। उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत इसका ज्वलंत उदाहरण था, जहां पर बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में हजारों लोगों ने विभाजन के विरुद्ध संघर्ष किया। वे मुस्लिम लीग के खिलाफ थे और देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के एक सच्चे अनुयायी के रूप में बादशाह खान ने अपना सारा जीवन सीमा प्रांत की सेवा में लगा दिया, इसीलिए वे सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान की राय लिए बिना कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। अब आम लोगों को क्या क्या त्रासदी आई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब और बंगाल में जो बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले प्रांत थे, उनके बहुत से क्षेत्र या उप क्षेत्र ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में थी। तो यह प्रश्न पैदा हुआ कि इन क्षेत्रों का क्या किया जाए। विभाजन के अंतर्गत यह तय किया गया कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा, और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। यानी जब पंजाब का और बंगाल का बंटवारा हो गया, यानी जो पश्चिमी पंजाब था और पूर्वी बंगाल का हिस्सा जिसे पाकिस्तान मान लिया गया, तो क्योंकि ये थे तो एक ही राज्य, तो इन राज्य के बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था आज़ादी वाले दिन कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। देश के और भी कई भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे। पाकिस्तान में जो प्रदेश शामिल किए जाने थे, वहाँ हिंदुओं और सिखों की संख्या काफ़ी विशाल थी। तो इस तरह से आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब अल्पसंख्यकों की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो पाकिस्तान में जाने वाले प्रत्येक इलाके में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम जनसंख्या भी थी। जो प्रत्येक इलाका था, ऐसा नहीं था कि टोटली मुस्लिम ही हो। तो जो अल्पसंख्यक
जो अल्पसंख्या में रहती थी। जैसे आप जानते हो कि हमारा मोहल्ला होता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें एक ही धर्म के सब लोग हों, दूसरे भी होते हैं, चाहे वो कम संख्या में हों। तो चूंकि भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या में थे, जैसे हो सकता है कि मुस्लिम जो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्या में हों, हमारे यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्या में हों, तो बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा। उन्हें डर था कि अब उनका क्या होगा। उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू सोचते थे कि उन्हें पाकिस्तान में अपने घरों में रहने की सुविधा मिलेगी या नहीं, यानी जब हम यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान में जाएंगे उन्हें सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यही बात पूर्वी पंजाब में रहने वाले मुसलमान सोचते थे। भारत विभाजन से पहले कभी किसी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। यानी जो मुस्लिम बहुल एरिया है, जो जैसे पश्चिमी पंजाब वो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन अब जो इन एरिए के जो अल्पसंख्यक थे, जो हमारे यहाँ जो उसमें बाकी रह गए, और उन्होंने सोचा कि अब हम वहाँ कैसे रह पाएंगे, तो उनके सामने बड़ी समस्या थी कि भाई हमें वहाँ पे कोई जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम कैसे रह पाएंगे। विस्थापन की समस्या। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों में अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा, ऐसा नहीं कहा गया था। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम उपद्रव भड़क उठे, दंगे भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी गैर मुस्लिम लोगों को, यानी जो गैर मुस्लिम थे, यानी जो पश्चिम जो पंजाब था जो कि पाकिस्तान में जाना था, तो जो उसमें हिंदू थे, उन लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से पूर्वी पंजाब यानी भारत आना पड़ा। और इसी प्रकार मुसलमानों को पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। इस आने जाने की प्रक्रिया में हजारों लाखों लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। विभाजन के कारण नागरिक अपने ही देश में एक रात में शरणार्थी बन गए, रेफ्यूजी बन गए। दोनों देशों में अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक हमले हुए। पलायन करने वालों को चलती गाड़ियों में, रेलगाड़ियों में रोककर मौत के घाट उतारा गया। दोनों देशों में लोगों को विस्थापन की त्रासदी झेलनी पड़ी। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। अब देखो कितनी बड़ी संख्या, आप अंदाजा लगा सकते हो कि 80 लाख लोग जब एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाएंगे अपना घर बार छोड़ करके, तो कितनी बड़ी समस्या आएगी। और लगभग 10 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। देखो 10 लाख लोग इसमें मारे गए दंगों वगैरह में। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक और अनियोजित था, कोई इसमें प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि विभाजन के साथ आबादी की भी अदला बदली होगी। हजारों परिवार इस अदला बदली से बिखर गए। अमीर एक ही झटके से भिखारी बन गए और बहुत से भिखारियों के स्थान पर अमीर बन गए। अगला था प्रशासनिक एवं आर्थिक कठिनाइयाँ। विभाजन के कारण भारत को और दोनों देशों को प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयाँ भी भारत को हुई। ये क्या थी कि विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। कार्यालयों की मेज, कुर्सी, टाइपराइटर तथा अन्य स्टेशनरी के साथ सेना एवं प्रशासनिक अधिकारियों का भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान के हिस्से में वे प्रदेश आए जहां कपास का कुल 40%, जूट का 85% और गेहूं का 40% उत्पादन हुआ करता था, जबकि इन उत्पादों का उपयोग करने वाले अधिकांश कारखाने भारत में स्थित थे। इससे भारत को प्रारंभिक वर्षों में कच्चे माल एवं खाद्यान्न के घोर संकट का सामना भी करना पड़ा। अब अन्य क्या क्या समस्याएं इसके अलावा, विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल तथा अन्य प्रांतों से बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। अब कुछ हिंदू संगठनों, दक्षिणपंथी दलों तथा अतिवादी तत्वों ने यह मांग रखी कि भारत को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। हालांकि अब भी 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का लगभग 12% मुसलमानों का था। ऐसा किया जाना ना तो आसान था और ना ही देश के लिए हितकर। मुसलमानों के अतिरिक्त भारत में सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी तथा यहूदी जनसंख्या थी। बेशक इनकी संख्या अधिक नहीं थी, परंतु भारतीय नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भारत को
धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया और सभी धर्मों को समानता तथा समान अधिकार प्रदान किए गए। अब बच्चों, जो सबसे बड़ी समस्या आई, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। तो बच्चों, जैसा आप पिक्चर में देख भी रहे हो, ट्रेन का दृश्य है कि शरणार्थी जो भारत से पाकिस्तान गए, ऐसे पाकिस्तान से भारत आए, तो उन्हें कितनी इसमें समस्या दिखाई गई है। आप ट्रेन के देख करके ही आइडिया लगा सकते हो इसकी हालत देख करके। तो आज़ादी एवं विभाजन के कारण शरणार्थियों के पुनर्वास की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। पाकिस्तान भूभाग से लाखों की संख्या में लोग भारत आ गए। भारत सरकार का पहला दायित्व इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करना था, साथ ही यह भी समझाना था कि उन्हें यहाँ भी वैसी ही सुरक्षा दी जाएगी जैसी कि उन्हें अपने क्षेत्र में प्राप्त थी। उस समय दोनों ओर से कत्लेआम के कारण लाखों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। महिलाओं के अपहरण, बलात्कार, जबरन शादी और खून खराबे के समाचारों ने जनता की क्रोधाग्नि में घी का काम किया। यानी अनेक महिलाओं के साथ पाकिस्तान में अपहरण, बलात्कार, जबरन शादी ये सब किया गया। तो जब ये बातें फैली तो इससे लोगों में क्रोध भड़क उठा। अनेक परिवारों की महिलाओं ने सील हरण के कलंक से बचने के लिए कुओं और नहरों में छलांग लगा दी। रेलगाड़ियाँ, बसें, तांगा, खच्चर और बैलगाड़ियों जैसे परिवहन के सभी साधन लोगों को लाने और ले जाने में लगे थे। विभाजन के समय भारत आने वाले लोग, जिन्हें हम शरणार्थी कहते हैं, काफ़ी डरे हुए थे। इनके साथ ही इन लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद की चिंता भी सता रही थी कि बॉर्डर के दूसरी ओर हिंदुस्तान जाकर हमें हमारी संपत्ति एवं जायदाद के मुआवजे के रूप में कुछ प्राप्त भी होगा या नहीं, क्योंकि वो उनकी पाकिस्तान में ही छूट गई थी। तो भारत सरकार को इस समस्या को निपटाना ही था, अन्यथा भारत में अराजकता की स्थिति पैदा होने का खतरा था। समस्या को हल करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दूरदर्शिता का परिचय दिया तथा लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यावहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। शरणार्थियों को अस्थायी तौर पर ठहराने के लिए जगह जगह कैंप लगाए। जैसे जैसे इन लोगों के रहने की पूर्णकालिक व्यवस्था होने लगी, वैसे वैसे इन्हें इन कैंपों से निकालकर उन स्थानों पर भेजा जाने लगा। पंडित नेहरू ने शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में तथा यथा योग्य जमीन जायदाद प्रदान की। उन्हें सभी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए। 1955 में नागरिकता कानून बनाकर इन शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनाया गया। तो बच्चों, आज हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत जो हमारा दूसरी पुस्तक का पहला अध्याय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण को पहले जो भाषण दिया उसे किस नाम से जाना जाता है, और लोग में राष्ट्र निर्माण के समय भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और विभाजन के क्या क्या परिणाम निकले, आज हमने आपको इस बारे में बताया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें, एनसीईआरटी की पुस्तक से भी इस अध्याय को पढ़ें। ये अध्याय हमारा एज इट इज सिलेबस में है, इसमें कोई खास चेंजेस भी नहीं हैं। अब इसके दूसरे भाग में हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको राज्यों के गठन और पुनर्गठन के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।